जो गरीब होते हैं गरीब ही रह जाते हैं और जो अमीर होते हैं वो और भी अमीर हो जाते जो गरीब आदमी है वो सोचता है पहले रोटी कपड़ा और मकान। तो जो पैसा आपने लगा दिया वो आपने कमाया नहीं। सेविंग के नाम पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, हैं। तो टॉकिंग अबाउट ईएमआई, जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो वो बाय कर रहे हो। उसका ड्रॉबैक ये है कि आपके सेविंग्स सफर कर। व्हेन शुड वी बाय अ हाउस ऑन ईएमआई और नॉट। पहले तो पैसा बना लो, पैसा इतना बना लो कि पैसा खत्म नहीं हो सकता। अगर मैं 1 करोड़ की लॉटरी जीतती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस लेना चाहिए कि कार ले लेना चाहिए या घर? कैश अंडर मैट्रेस और मनी इन म्यूचुअल फंड? मनी इन म्यूचुअल फंड, मॉर्निंग चाय ऑन घाट और मॉर्निंग कॉल फ्रॉम रोका? मॉर्निंग चाय, सारी बिजनेस और स्टॉक बिजनेस? स्टॉक, शिव की आरती और ईएमआई की पार्टी? शिव की आरती, रिक्शा राइड और बीएमडब्ल्यू राइड? बनारस में रिक्शा राइड, यूपीआई ट्रांसफर और उधार लिख लें? यूपीआई ट्रांसफर, बनारसी ठंडाई और कॉर्पोरेट कॉफी? बनारसी ठंडाई, महादेव का ट्रस्ट और मार्केट का ट्रेंड? महादेव का ट्रस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सब बनारस में, जहां हम बात करते हैं बनारसी गलियों की, यहाँ के लोगों की और इनके जज्बात के बारे में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नोट्स की, नोटेशंस की और इमोशंस। हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसे फाइनेंस गुरु जो हमें सारे इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रॉम सेंसेक्स टू म्यूचुअल फंड्स एंड एफडीज एज वेल। क्योंकि कहना गलत नहीं होगा कि सेंसेक्स के ये संत है बनारस। तो आइए शुरू करते हैं बनारस के घाट से इक्विटी के चार्ट्स की तरफ। वरुण, आपका सफर चालू हुआ सनबीम बनारस से जी मैम। और आपने अब म्यूचुअल फंड्स की कंपनी भी चालू कर दी है। तो ये जी। सफर आपका कैसा रहा, कैसे हुआ और बनारस ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है? बनारस से पहले तो मैंने 2006-7 में अपने फादर को ट्रेड करते हुए देखा एंड देन 2008 में आई सॉ हिम लूज इट ऑल। तो दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू डू समथिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो वो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हो गया था कि मैं खुद से पढ़ता था, सीखता था एंड देन वंस आई अंडरस्टूड वॉट एवर लिटिल आई कुड, तो फिर मैं लोगों को बताता था कि नहीं, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी ही होता है, इक्विटी ही होता है, इक्विटी ही होता है। किसी ने नहीं सुना क्योंकि बिकॉज ऑफ माई एज मे बी देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन माई ओन। जब उन्होंने रिटर्न देखा, वंस दे सॉ माई ओन रिटर्न्स, तब लोगों को धीरे धीरे करके भरोसा हुआ कि हाँ, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। और बनारस का इन्फ्लुएंस मेरा ऐसा था कि मैं घाटों पे जाता था और घाटों पे बैठा रहता था। वहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी घाटों पे कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, एंड दैट स्टक टू मी लाइक एनीथिंग। तो मैं ना घर खरीदने में विश्वास रखता हूँ, ना सोना खरीदने में विश्वास रखता हूँ, मैं पैसों में विश्वास रखता हूँ। जो पैसा मेरे पास अकाउंट में है वही मेरा है। मेरा घर द्वार सब छूट जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस मरते दम तक मेरे साथ रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और जब तक पैसा है तब तक तुती बोलेगी, ये मेरा विश्वास है। तो दिस इज हाउ बनारस इंस्पायर्ड। राउंड 1, ऐसा देखा गया है कि जो गरीब होते हैं बहुत गरीब होते हैं और गरीब ही रह जाते हैं, और जो अमीर होते हैं वो और भी अमीर हो जाते हैं और भी अमीर होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो गरीब हो रहा है वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है और भी गरीब, क्योंकि दो चीज़ें, एक तो वैल्यू ऑफ मनी डिप्रिशिएट्स विद टाइम, सेकेंडली जो गरीब आदमी है वो सोचता है पहले रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले आप देखोगे कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबसे पहले कमाने के बाद क्या करता है? घर लेता है, वो भी लोन पे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो जाता है, और यहीं पे ड्रॉबैक हो जाता है। अरबपति और बड़ा करोड़पति बनता चला जाता है। क्यों? उनका हर खर्चा उनके लिए इनकम जनरेट करता है। तो यही मेन डिफरेंस है। हम लोग इमोशनल फूल बन जाते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, और जो रियल वर्ल्ड के बिग प्लेयर्स होते हैं उनको पता है कि उनको करना क्या है, उनको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म। वो चीज़ आपको बेच रहे हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि वो क्यों बेच रहे हैं, वो क्यों नहीं खरीद रहे हैं। जो आपको बिल्डर घर बेच रहा है, आप वो देखोगे, आपका उसका एक घर होगा, लेकिन वो आपको बोलेगा आप यहाँ भी खरीदो, वहाँ भी खरीदो, 10 जगह खरीदो। वो आपको बेच रहा है। आपको क्यों नहीं लगता कि वो क्यों नहीं खरीद रहा है, और वो आपको बेच रहा है। तो ये कॉमन सा एक ट्रिक होता है जिसमें कि आपको लगता है कि यू विल एक्चुअली गेट रिचर विद टाइम, एक्चुअली यू आर गेटिंग पुअरर विद टाइम बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस और बाय गोइंग इनटू EMIs दैट यू एक्चुअली हैव नॉट इवन अर्नड। तो जो पैसा आपने लगा दिया वो आपने कमाया नहीं और खर्चा पहले कर दिया, इसीलिए आप 20 ईयर्स 25 ईयर्स तो डेट में ही रहते, एंड हेंस यू बिकम पुअरर। तो अगर बनारस एक स्टॉक होता तो बियरिश होता या बुलिश होता?
बनारस एज अ स्टॉक तो बुलिश होता मैम, क्योंकि बनारस मेरे लिए स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और एट द एंड ऑफ द डे हमको तो मेरा एंड तो यहीं होना है। तो जो भी पाया यहीं पे पाया, जो भी खोऊंगा यहीं पे खोऊंगा, और यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। तो मेरे लिए तो हमेशा बुलिश ही रहेगा। और लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति होती है, तो आई एम वेरी लकी टू बी हियर, एंड आई नो अल्टीमेटली आई विल बी अ वेरी बुलिश पर्सन ऑन बनारस Because इवन बनारस 1000 years bullish. down the line। तो ये बताइए पैसा कैसे कमाएं, क्या करें? कोई भी चीज़ आप 10,000 बार कंसिस्टेंटली कर लो, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। मैंने जो लोगों को से पूछा जाना, ये है कि उनका जो जो फोकस है वो हमेशा डाइवर्स, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ और में चला जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 25,000 रुपये महीना आप SIP करो, या 25,000 की इक्विटी खरीदो, वो 2 महीने करेंगे और तीसरे महीने उसी पैसे को निकाल के वापस से कुछ खर्चा कर देंगे। अरे बेटे का खर्चा आ गया, फैमिली का खर्चा आ गया, शादी में खर्चा हो गया, कुछ। सो दे आर नॉट एबल टू डू थिंग्स कंसिस्टेंटली। इफ़ यू डू थिंग्स कंसिस्टेंटली फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड नॉट इवन टू लॉन्ग, लेट्स से 15 years 20 years तक अगर आप ये कर लिए, a 25-year-old doing it for 20 years is still at 45, you will see the returns magnify, compound, क्योंकि compound का formula ही होता है 1 plus r to the power of n divided by 100. So n is important, neither the 1 nor the r, the n, the number of times it's multiplying, that is much more important than the principal or the interest rate of return. तो हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमेशा हमेशा। यस, कंसिस्टेंसी से आपको रिटर्न्स आते हैं, कंसिस्टेंसी से कंपाउंडिंग का जो वंडर है, एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो दिखता है। और उस चीज़ों में मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि 1,000 रुपए की SIP से क्या होता है। 1,000 की SIP इफ़ यू डू इट फॉर 60 years, आपको पता है वो कितना हो सकता है 12% ऑफ रिटर्न पे 60 years में 1,000 की SIP। Any guesses? It will be more than 600 crores. 600 crores हो जाएंगे। तो वो जो आपका 60 साल वाला पीढ़ी होगा, वो एटलीस्ट दे विल नॉट कॉल देमसेल्फ पुअर। तो पुअर होना इज योर चॉइस। पुअर पैदा होना इज बाय चांस, पुअर रहना इज बाय चॉइस। एनीवन फ्रॉम एनीवेयर कैन बी रिच, ओनली थिंग ही हैज टू बिलीव इन हिमसेल्फ, डू whatever he is doing 10,000 times। सेविंग के नाम पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, उसको 10,000 बार करना पड़ेगा। एंड वंस ही इज डन दैट, रेस्ट अश्योर्ड मनी इज मेड। डू वी नीड टू टेक कंसिडरेशन अबाउट इन्फ्लेशन? ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर ही इसीलिए रहे हो, कंपाउंडिंग, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 1,000 रुपये 60 साल में कितना बड़ा हो सकता है, तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, और वो आपको इक्विटी पे रिटर्न्स आ रहे हैं, और मार्केट हमेशा आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ही देगा। वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही होगा। प्रॉब्लम क्या है, लोग ये बोलते हैं कि हम बैंक में पैसा रखेंगे लेकिन बैंक का शेयर नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि FD में सेफ है, अगर बैंक डूब गया तो ये नहीं है। बैंक FD से मच बेटर रिटर्न बैंक का शेयर है, बैंक का शेयर खरीदो। एंड हमारी मेंटालिटी ये है कि हमको शेयर से डर लगता है। एक्चुअली यू शुड एक्सेप्ट इट, और आजकल तो जेनजी तो एक्सेप्ट कर भी रही है, इसीलिए शायद आजकल रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज हो रहे हैं। Right, that's true, super true. So talking about EMIs, what do you think is good for us or bad? Is EMI good for us or bad? See, EMIs at what stage? For example, अगर आप बोल रहे हो मेरे को कि मैं कोई EMI ले रहा हूँ जो मेरे सैलरी के, let's say I am earning 1 lakh rupees a month and I'm going to buy a house worth 1 crore, जिसमें कि आपका डाउन पेमेंट होता है let's say 20%, that's 20 lakhs। तो वो कैपिटल आपका जीरो हो जाता है, एंड यूर एन 80 लाख का डेट, प्रिज्यूमिंग दैट आप 80,000 रुपीज़ की EMI दे रहे हो। ठीक है, तो मेरा बस ये कहना है कि आप वो चीज़, जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वो बाय कर रहे हो अभी से ही। उसका ड्रॉबैक ये है कि आपके सेविंग्स सफ़र करते हो। इन अ कॉमन परस्पेक्टिव, इफ आई पुट इन अ SIP ऑफ 50,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 20 years compared to a 50,000 EMI for 20 years, मेरा जो 50,000 पर मंथ का SIP होगा, वो that will give me an eventual return of 6 crores in 20 years. In 20 years. Now you can say that कि आप बाकी का पैसा, मेरा rental income, ये वो, rental yield goes up by 10%. At times, after some time, you can also negotiate it, and it is like 7-8% annual basis pay. The property rates across India are going up at around 7 to 8% max.
जो प्रॉपर्टी वैल्यू आपको यहाँ से 20 साल बाद मिलेगी बी बाय मे बी 3x 4x हो जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल अर्निंग यहाँ SIP से होगी दैट कुड बी 40x, एंड दैट इज द डिफरेंस. इंडिया जब 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना था इन 2007, निफ्टी was around 5,000. It's at 4 trillion right now. Nifty is at 25,000. Choice is yours. So, what do you think? Should we buy a house, or when should we buy a house on EMI or not? पहले तो पैसा बना लो. पैसा इतना बना लो कि पैसा खत्म नहीं हो सकता. अब पैसा बनाने का मकसद क्या है कि इनिशियली आप अगर यू आर अ यंग पर्सन इन योर 20s, अर्ली 20s, लेट 20s, डोंट बाय अ हाउस. You just need a house in a good place. You should buy it at around 50, not at 25. Well, give first 20 years to yourself to generate that wealth. After that, you're free to do whatever you want to do. But give this 20 years, the first 20 years to equity, to India. जितना patriotism है आपके अंदर सब उस मार्केट में लगाओ और देखो वो मार्केट आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा. तब आप बोलना मेरा भारत महान. All right. How can one invest saving as small as 1,000 rupees or as big as 1 crore? मैम जैसे अगर कोई 1,000 कर रहा है तो ऑब्वियसली आई एम श्योर उसकी अर्निंग्स उस हिसाब से होगी कि ही कैन जस्ट अफोर्ड 1,000. तो SIP 250 रुपीज़ से शुरू होती है आज की डेट में. समटाइम्स इवन इन 100 रुपीज़ की SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप 250 रुपीज़ की SIP होती ही होती है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो SIP के थ्रू. फंड्स, इक्विटी कहाँ? SIP in mutual funds. Somebody wanting to invest 1 crore, then he can go into either mutual funds or equity. Personally, I would go into equity क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इक्विटी का जो रिटर्न है वो वे बिगर होगा in a due course of time than mutual funds. But somebody who doesn't want to take that much risk, mutual funds are safe recurring investments है, वो वहाँ पे है. लेकिन having said that, अगर आपको serious wealth बनाना है तो वो इक्विटी से ही होगा. You're talking in hundreds and hundreds of crores, which could turn into be thousands of crores. वो equity से ही होगा. Check the list of billionaires and check how many of them own one company के shares only, and you'll know your answer. अगर मैं 1 करोड़ की लॉटरी जीतती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए, कार ले लेना चाहिए या घर? What do you say? मैम एक इंश्योरेंस ले लो, वो उसमें 1 करोड़ नहीं लगेंगे, और उसके बाद वो सारा पैसा आपको इक्विटी में लगा देना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर एज. इफ़ यू आर लेट्स से 25 to 35 उसके बीच में हो, आप 15 साल के लिए इक्विटी में लगा दो. ऑल्दो बी इट इक्विटी निफ्टी ETF में लगा दो and just put it there, छोड़ दो आप, and then you see compound. Okay. तो 15% अगर आपको मिलता है तो every 5 year your money is doubling. If you get 15% CAGR for 15 years, then you are looking at how much? Doubling 3 times. How much is 1 crore becoming? 1, 2, 4, 8. 8 crores at the end of 15 years. You'll be much more happier with 8 crore bank balance than having a 8 crore का घर. Let me tell you that. Let me assure you that because I've been there, done that, and I know it. That it feels much better to have paisa in the bank. Bank balance is something very, very unique, and it is very, very it is self satisfying से ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है, सिक्योरिटी हो जाता है कि आपका पैसा आप ही के पास है. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 1 करोड़ जीतती हूँ, समझ लो लॉटरी, जैसे तुमने बताया मुझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो मुझे 1 करोड़ को कैसे ब्रेक डाउन करना चाहिए? मतलब कितना मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ, कितना मैं टर्म इंश्योरेंस लूँ, कितना क्या करूँ? ठीक है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर रही हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा, पहली तो एक लाइन समझ जाओ, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. ठीक है. हाँ. तो ये एक बहुत ही अच्छी सेइंग मैंने पढ़ी थी कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस वही चीज को कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं. वो तरीका आपको आना चाहिए. सो इन दैट सेंस मैंने जो अपने लाइफ में देखा है, मैं वो बता देता हूँ कि मैम मैं पहले तो आई विल कीप, लेट्स से इंश्योरेंस तो इज अ मस्ट, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप सबसे कितना अमाउंट इंश्योरेंस में डालूं?
अगर एक फैमिली है एंड आप कवर करना चाहते हो तो एटलीस्ट उसमें आप इंश्योरेंस अमाउंट आपका टर्म प्लान होना चाहिए विच शुड बी एटलीस्ट ऑफ वर्थ 2 to 3 crores और 50x ऑफ योर इनकम, उतना तो इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तो वो कितना अमाउंट डालूं उसमें, 1 तो करोड़ लेट्स का? से इफ यू आर मेकिंग 10 लाख अ ईयर तो 5 करोड़ का आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। तो वो हो गया, दैट विल नॉट कॉस्ट यू मच गिवन दैट यू आर इन योर 30s। मतलब करीब 10 लाख रुपए हम टर्म इंश्योरेंस नहीं। नहीं दे। 10 लाख रुपए नहीं, अगर 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया दैट विल कॉस्ट यू अराउंड लेट्स से 50,000 रुपीज एनुअली। बस वो 5 करोड़ की सिक्योरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको आप डेट में डाल सकते हो। मतलब थोड़ा सा पैसा जो आपके 6 महीने की सेविंग है या साल भर की सेविंग है, जो आपका साल भर का खर्चा है, उतना आप बैकअप के तौर पे एक एफडी में डाल सकते हो, ओनली दैट मच। तो लेट्स से योर अर्निंग्स आर 10 लाख रुपीज अ ईयर, यू पुट दैट 10 लाख इनटू योर सेविंग, यू टेक 10 लाख एंड पुट इट इनटू योर एफडी। वो एफडी में डाल दिया, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको रिटर्न जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी इमरजेंसी पड़ा, जब भी कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आया, आप वहां से पैसा निकालो एंड द फर्स्ट थिंग वंस यू टेक आउट मनी इज दैट रिफिल दैट, और बाकी का पैसा जहां है वहां रहने दो। द रिमेनिंग 80% is what I'm looking at is 85-90% is where I will tell you to go buy a little bit of gold, 10% to 15% in gold. आज आप देख सकते हो कि गोल्ड इज गोइंग बॉन्कर्स, इज गोइंग क्रेजी। आज 1,27,000 का आई थिंक रेट है सोने का, बट इवन देन आई एम जस्ट सेइंग कि 15% इन गोल्ड एंड उसके बाद आप बाकी का 80% इनटू इक्विटी डाल दो। अब इक्विटी में आपको ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीदने, मे बी 1-2 अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो कि आपकी जो बेस्ट कंपनीज हैं वो कौन सी हैं, जो भी सेक्टर आपको अच्छा लगता हो उसमें आप डाल दो एंड वो छोड़ दो। वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा रिसर्च करने से कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला, बस यही लाइन है। राह पकड़ तू एक चला चल, एक कंपनी पकड़ और तू चल, बस तू चल, एक एक करके चलेगा, अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। तो मुझे समझ में आया 1 करोड़ में से 10 से 15 लाख आप टर्म इंश्योरेंस, और नहीं, लेट मी करेक्ट टर्म यू, इंश्योरेंस इज लाइक 50,000 पर मंथ के पर एनम के हिसाब से होगा वो। पर एनम के हिसाब से कर लो। सो यू शुड हैव 50x ऑफ योर अर्निंग एज योर इंश्योरेंस। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हम 5 साल का टर्म इंश्योरेंस लेके दिमाग में चलते हैं तो करीब 2.5 लाख रुपया हमें 5 साल के लिए। नहीं, we आप can जब go on. टर्म इंश्योरेंस लेते हो मैम, तो इट शुड बी टिल द एज ऑफ 75। दैट आई अंडरस्टूड। मैं 1 करोड़ में से मैं सोच रही हूँ कि उसके बाद तो मैं 50,000 रुपये 5 साल के बाद तो कमा के डाल ही सकती हूँ। लेकिन फॉर नाउ सेफ्टी पर्पस अगर हम 2,50,000 अलग हटा दे 5 साल के लिए फॉर मेकिंग माई लाइफ ईजियर, एंड देन 15 lakhs आई पुट इट इनटू एफडी, 80 lakhs बचता है, उसमें से मैं अगर 10-15 लाख का गोल्ड ETF ले लूँ या कुछ ले लूँ, एंड देन द रेस्ट अमाउंट 70 to 75 lakhs आई पुट इट इनटू इक्विटी। इक्विटी में भी नो मल्टीपल शेयर्स, 1, 2, 3 shares whatever max, and then keep it for 15 years। जैसे राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। ऑलराइटी, सारा पैसा हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, पैसे से पैसे बनाना चाहिए। तो कभी ऐसा होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली, कि डू यू फील बैड अबाउट स्पेंडिंग मनी? कुछ ऐसे तुम्हें मन किया, एनीथिंग लाइक बाइक खरीदनी हो, रॉयल एनफील्ड का नया मॉडल निकला है, तो क्या डू यू फील बैड अबाउट इट? नहीं, आई एब्सोल्युटली डोंट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। कि एक तो आप बोलते हो कि जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो मैंने ऑलरेडी बिफोर हैंड स्टार्ट कर दिया था बाय द एज ऑफ 25। So I am 38 today, and by God's blessings my shares have outperformed major. और मेरे खर्चे हैं क्या? अगर मैं 10 रुपये कमाता हूँ तो 2 रुपये भी अगर मैं मतलब उसमें से खर्चा करता हूँ तो मेरे सारे खर्चे इज टेकिंग केयर ऑफ, ऑल माई लाइविश स्पेंडिंग इज टेकिंग केयर ऑफ। एंड माइंड यू मैम, उसमें मेरी गाड़ियाँ भी आती हैं, मेरे नौकर भी आते हैं, मेरा घर का रेंट भी आ जाता है, प्रॉपर्टी खरीदता हूँ वो भी आ जाता है, एंड ऑल दैट। तो मेक श्योर कि आपको जो बैकअप है वो इतना बड़ा है कि आपका फिर वो जो 2 रुपया उससे निकल के आता है वो आपके सारे खर्चों का टेक केयर कर ले।
So by that means is that initial 15 years जो मैंने तपस्या की है, उसका next 50 years probably मेरे को रिटर्न आता ही रहेगा. It's like a mango tree. अच्छा ये बताओ, चलो 15 इयर्स तुमने तपस्या की, एक 30 साल का आदमी 15 साल तक तपस्या के 45. मैं एग्जाम्पल, अच्छा, अगर एक 30 साल का आदमी 15 साल तक तपस्या करता रहा तो 45 साल का हो जाएगा. हाँ 30 साल में उसे मन था कि अरे चलो यार ग्रीस घूमा 14 दिन के लिए, लेकिन वो ग्रीस घूमा नहीं क्योंकि सोचा कि पहले 15 साल इन्वेस्ट कर लेते हैं. जब तक वो 45 का हुआ, उसके घुटनों में दर्द हो गया, कूल्हे में दर्द हो गया, और घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए, फिर उसका टाइम हाथ से निकल गया, उसका मन भी नहीं किया जाने का. तो पैसा कमाते ही रहे और इन्वेस्ट ही करते रहे. भोग कब ले पैसे का? तो मैम मैंने आपको क्या बोला, 15 साल. तो 15 साल में शायद 5 साल बाद ही आपको इतने रिटर्न्स दिखने लगेंगे. यू कैन ऑलवेज अफोर्ड अ स्मॉल ट्रिप हियर एंड देयर. छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए आपको वो देखना भी नहीं पड़ेगा, वो डिविडेंड से आ जाएगा. कंपनीज पे आउट डिविडेंड. फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी 180 रुपए का शेयर था 2004 में, आज वो 16,000 रुपए का शेयर है. उसका डिविडेंड 200 रुपीज का है. 200 रुपीज का डिविडेंड है. तो वो डिविडेंड से आपके ग्रीस के खर्चे तो निकल गए. अब आप बताओ और क्या. अच्छा, तो यू वांट टू से कि हम कुछ साल इन्वेस्ट करेंगे तो हमें खुद ही समझ में आएगा कि कि आपको देखिए मैम, मेन कॉर्पस जब बिल्ड हो जाता है तो आपको फिर वो लाख के खर्चे जब आपके पास करोड़ों आते हैं तो 1 लाख निकालना है 1 करोड़ में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालो. लेकिन मेक श्योर कि एज एंड व्हेन कंपाउंडिंग को ना इफेक्ट करे. ओके अरुण, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हैं. आप बताइए आपको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए इन सब में से? You mean to say mutual fund distributors market? Distributors into market, yes of course. तो I'm not into a race. मैं किसी रेस में नहीं हूँ. मैं बस लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ. एंड थ्रू दिस पॉडकास्ट इफ दे आर इन्फॉर्म कि ठीक है, अगर मेरे को म्यूचुअल स्टॉक्स नहीं समझ में आते, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो कहीं से भी करें, बस करें. द बेटर पार्ट इज इफ दे कम टू मी. तो जैसे आपको पूछूं मैं, आप ग्रो के मालिक को जानते हो या आप किसी XYZ कंपनी के मालिक को जानते हो? शायद नहीं जानते हो, लेकिन आप मुझे डायरेक्टली जानोगे अभी, क्योंकि आप जस्ट स्टार्टेड अप. एंड जितने लोग मुझसे जुड़ते जाएंगे वो मेरे बारे में जानते जाएंगे. एंड आई एम श्योर एक बार मुझसे मिल लेंगे तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से ही मेरा काम होगा. Who should invest with you? मतलब somebody with as small as 1,000 rupees per month या फिर 10,000 मिनिमम, कुछ कितना अमाउंट होना चाहिए? मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा 1,000 भी नहीं चाहिए. 500 रुपीज़, एनीवन हु वांट्स टू इन्वेस्ट फ्रॉम एनी रेंज, 500 स्टार्टिंग, 500 इवन गोइंग डाउन टू 250, एनीवन कैन इन्वेस्ट. जस्ट यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि फिर वो वही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. म्यूचुअल फंड वही गेम है. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बिकॉज इंडिया में अभी 3 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और पॉपुलेशन इज़ 140 करोड़. तो पोटेंशियल इज़ इमेंस. And I am just looking for 1,000 people. I think 1,000 to 5,000 people अगर मेरे पास आ गए, that's not even 0.001% of all of India. So I am done. I'm sorted. I'm sure I can guide these people, and word of mouth then garners momentum. और उससे मेरा काम होगा. तो ये बताओ आपका टीम साइज कितना है? Are you the only one working or you have a team? Right now, ma'am, I have a team of about 5 people. 2 here, 2 in Noida, and 1 in Gaya. Oh, okay. So तुम्हारा लोकेशन कहाँ है? Does it only involve बनारस or maybe outside? Yes, अभी हम बनारस में भी हैं, दिल्ली NCR में भी हैं, और अभी जस्ट गया सेटअप कर रहे हैं. Okay. तो ये बताओ, 1 या 2 ऐसी चीज़ बताओ, why should I invest apart from knowing you personally, जैसे तुमने बोला, why should I invest in you? You're not investing in me, you are investing into mutual funds. तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि आप मेरे साथ नहीं कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो. नहीं, तो why with you? With through me is that कि why through me is that कि at any given point in time अगर कुछ भी डाउट होता है, I'm always available 24/7 and you can always have hundreds of queries कि भाई ये काम ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों किया, क्योंकि you will have potential people, thousands of people with thousands of advices. ठीक है, आप मेरे पास आओगे, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि भाई आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो,
ताकि you get the best results possible. And that is why someone should come to me with any amount of money that is as low as 250 rupees, as high as a crore or even more. So it's your will, your wish and will to contact me and come to me, and then accordingly I can take you forward in life and in finance. So you mean to say your target customer can be anyone? Anyone. Okay. Anyone 18 years and above. Okay, one personal question. What is your profile size? Right now my company is AUM is about 3 CR. That is in the last 6 months. We started in June of 2025, and we have touched 3 CR, and we have an SIP book of about 8 lakhs. Abhi 8,85,000 and we'll be touching 10 lakhs soon, very soon. SIP book. Alright. और आपने कब से इन्वेस्टमेंट चालू किया मतलब? Personally, I have been investing into equity from 2006-7. Okay. But my company that I have started as a mutual fund distributor has just started in June. Okay. June So of you have a 2025. fair amount of experience in terms of investing, of course. Yeah. Do you have particular companies into your mind wherein you invest? मतलब जैसे मैं अगर 1,000 रुपया दी तो 250 रुपया किसी में, 250 रुपया किसी में, ऐसे करके, और you just do it randomly or you have a मतलब selection criteria? See again, ये गोल बेस्ड होता है. हम सब कुछ गोल बेस्ड करते हैं, AI बेस्ड करते हैं, हमारे एप्स भी AI बेस्ड हैं. तो it is more or less AI based, number one, goal based, number two, and at what age are you, at what phase of life are you starting? Somebody at 25 may have a different goal, उसका पैसा शायद कम लगे. Somebody at 45 उसका बहुत ज़्यादा लगे, उसका गोल भी डिफरेंट हो, उसका रिटायरमेंट नहीं हो कि कुछ और हो, कोई गाड़ी खरीदनी हो, किसी को घर खरीदना हो. So it's all depending on what you want for yourself. Accordingly you can invest into mutual funds, and separate mutual funds are then. So you have a consultancy time before investing. So you Yes. give consultation कि आप ऐसा इसमें है. ऐसा, yes. If I come with you, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे रोहिणी मैम ने बोला कि भाई आप वरुण के पास चले जाओ, he'll help you with investments. I have no idea about investment. तो आप मुझे consultancy पहले देंगे, and then we decide, कि then what you you want. decide what is good for me, and then we enter into the phase, हाँ, right? right. So मतलब कितनी जल्दी ये हो जाता है, the process of consultancy and everything? मतलब if I come to Couple you of today, days, 2 days. 2 days, and all the paperwork and everything, Including everything, you will see your portfolio in 2 days. do I need to open a DMAT account? For mutual funds, no. अगर हमने इन्वेस्ट अगर सोच लिया है करने का, तो डू वी थिंक अबाउट द रिस्क? क्या रिस्क है आपके साथ इन्वेस्ट करने में? मेरे साथ रिस्क कर कुछ नहीं है, because I'm not involved anywhere other than the advisory bit, because then the money goes directly to the mutual fund houses. So I'm a distributor. So it's like, let's say आप अगर किसी गैस एजेंसी को यहाँ बनारस में जानते हैं, जैसे कोई साइकिल गैस, मुकुंद गैस, भारत गैस, हाँ, लेकिन गैस तो आता है इंडियन से, हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, बट यू आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम इंडियन से, मुकुंद गैस, सैगल गैस. तो it will ultimately go to Indian या Hindustan Petroleum. So your money will directly go to mutual funds. It's only thing that I will be a provider. कि आप इसमें बेटर करोगे, इसमें बेटर करोगे. Mutual funds I have listed with the mutual funds, with all mutual funds across India. मेरी company is listed, and accordingly वो उसमें होता है. Okay. So where do you invest? Mostly small cap, large cap, mid cap, Again, या blue chip? as I said earlier, age based होता है. सबसे पहले age, then goal. Goal based. The Okay. longer you can keep investing, the younger you are, the small cap may be better. अगर आपको ऐसे करना है, रिस्क ही नहीं लेना, तो large caps could be really good. कि हमको बस एक 12% रिटर्न चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. So something that will consistently grow for a long period of time, and you can keep on it. Somebody who wants the higher rate of return, so small cap, mid cap, accordingly we suggest. अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे मैंने इन्वेस्ट किया आपके साथ, what interest do I expect every It year? is same as mutual funds. वो जो mutual fund return देगा वो आपको मिल जाएगा. ठीक है? Around कितना? वो अलग-अलग का है. अलग-अलग का है. On an Range average बताओ. 12%. 12% on an average. On an average 12%. And what about, do we also get dividend? नहीं, ये Mutual fund अलग-अलग में टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं. तो जो डिविडेंड पे आउट करते हैं वो कैपिटल गेन नहीं देते, और जो कैपिटल गेन देते हैं वो डिविडेंड पे आउट नहीं करते. म्यूचुअल फंड्स का ये फंडा है. आई एम एन इंडिविजुअल हु इज 20 years of age. ठीक है,
तो अभी मेरे लिए स्मॉल कैप, जैसे तुमने बोला, इट्स एज हमारा क्राइटेरिया रहता है। अगर मैं अभी 30 साल या 35 साल की हो जाऊंगी, तो आप कस्टमाइज करते हो मेरा ये जो प्रोसेस है? जैसे आप रिस्क, आपका रिस्क प्रोफाइल बदलता है, हाँ, एज एंड व्हेन यू रिस्क प्रोफाइल इज चेंजिंग, योर कॉर्पस इज accumulating. ओके, The bigger the corpus becomes, once that corpus is big enough for you to think कि नहीं ये बहुत बड़ा हो गया है, and since you've been doing, let's say at 20 years of age you started till the age of 40, in 20 years you accumulated a corpus. Now if you want to switch, we'll switch it for you in a safer balanced fund kind of a thing where the returns are more or less गारंटी हो जाते हैं, मोर और लेस, मतलब एक डेट फंड 10% देता ही देता है, तो उस तरीके से आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यस, गुड इनफ फॉर द लॉन्ग सो रन. डू यू गिव कंसल्टेंसी अबाउट दैट आल्सो, Yeah, कि yeah. एक पर्टिकुलर Yes. अमाउंट ऑफ Yes, टाइम के yes. बाद कि आप हाँ. नाउ यू कैन शिफ्ट इनटू समथिंग Something एल्स? else, yes. So you do sure. that. So you take care of each and But particular once you are with individual us, we take care of everything. personally, Personally. हर इंडिविजुअल Yes. का। सर मुझे ये जानना है कि अगर जो बच्चे टीनेजर होते हैं, जो स्कूलिंग करते हैं, वो लोग अपना पैसा जैसे पॉकेट मनी करते हैं, तो वो लोग भी क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे बच्चे? वो छोटे बच्चे कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी अ मेजर गार्डियन देना पड़ेगा, जो गार्डियन आपका केयर टेकर होगा अंटिल यू बिकम अ मेजर. तो वो केयर टेकर होगा, तो अभी जब तक वो आपका जो टीनेजर है वो 18 ईयर्स प्लस नहीं हो जाता, वो सारा पैसे वो अडल्ट के नाम पे रहेंगे, और एक बार वो अडल्ट हो जाता है जो टीनेजर है, देन इट विल ऑटोमेटिकली स्विच. ये होता है. But yes, Yes, it can be. They can invest. ओके. Varun, I have a question. What do you think about the offers that come on from the bank's side, who keep on offering us with something or the other on the account or on the account balances, or if they have a new policy or a NFO or something, they come up to us and asks for fund to invest. Do you think it's a good idea to invest with them? Yes or no? See, you're asking about offers. So let me tell you, offers only come when bank is making money on it. So for example, a bank has a minimum balance requirement of, let's say, 5,000. If you keep 5,000 and on a saving account, currently you're getting 2%, one person is keeping 5,000, 1 crore customer, and that becomes 5,000 crores. And that is free money for the bank. वो एक कस्टमर को ऑफर तो कर ही सकते हैं, दैट इज फ्री मनी फॉर द बैंक. उससे वो कितना इंटरेस्ट कमा रहे हैं, दैट दे डोंट नीड टू टेल यू. जो 2% आपको देना है वो देंगे, और उस पर नीट क्लीन 5, 6, 7% आराम से कमा लेते हैं ऑन द स्प्रेड. I mean to ask about And the NFOs. NFOs जो आते हैं नेशनल, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आते हैं, बट बैंक इज ऑल्सो अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. Correct, but is it good to invest in? गुड टू इन्वेस्ट इन NFOs. Yeah, the ones that the bank offer. See, again, what kind of NFO is it coming up with? Is it something related to gold? It is something related to a particular sector. Thematic funds होते हैं. Let's say it's for energy sector right now. So energy sector right now is booming. You can invest with an NFO which has only energy sector के stocks. But do you think that the returns are good enough, or should I go invest that money someplace else where I can get better returns? See, again, it is all subjective. Subjective in the sense, अगर आप वो पैसा idle रखने वाले हो, तो might as well invest. लेकिन if you think that you got a business idea that can grow better, do that. If I have 5 lakhs sitting in my account, in a savings account, because I don't know if I'll need it in 6 months, 1 year, because there's I don't know what I'm going to face in 6 months because of the uncertainty there, whatever is. If you're asking, I got your question, you're asking is if I need the money urgently. Yeah. So you can always go into debt funds. Okay. उसमें ये होता है कि you are more or less guaranteed a return, maybe not that high, but debt funds are basically where the companies invest into corporate bonds. वो रिस्क फिक्स 12%, 13%, 11% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, वो उनको पैसा मिलता है, उस पर आपको रिटर्न दे देते हैं. तो मोर और लेस एफडी से ज़्यादा बेटर तो म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स हैं. एफडी से बेटर रिटर्न देंगे क्योंकि वो 7% ही ऑफर कर रहा है आजकल बैंक, उसमें भी आप टैक्सेबल हो. कभी कभी किसी पॉलिसी का लॉक इन पीरियड होता है. लॉक इन पीरियड, यू आर टॉकिंग अबाउट यूलिप.
ULIPs and also term insurances? Term insurance is not no lock-in. There's no lock-in as for so-called term insurance. So you only the ULIPs are locked in. Term insurance is for age. Age अगर आपका let's say till the age of 75, you're locked in with 50,000 का EMI. The premium is 50,000, so you pay 50,000 for till the age of 75. So right now, let's say I have a 5 crore का insurance, ठीक है? 5 crore का insurance मेरा 40,000 जाता है साल का. I pay 40,000 till the age of 80. In between, if anything goes wrong, I get 5 crores. नमस्ते सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो किसी एक शेयर में ही इन्वेस्ट करें, चाहे जो भी अच्छा हो. लेकिन सर मेरा इसमें यही क्वेश्चन कि अगर हम एक शेयर पे डिपेंडेंट होते हैं तो सपोज अगर वो 20 साल के लिए मैंने कराया और 20 साल बाद वो कोलैप्स कर जाता है, तो ये एक तरह से तो अगर ऐसा नॉर्मली कहते हैं किस्मत के भरोसे हो गया, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम वो 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम कई कंपनियों में करें? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं सर ये हो सकता है कि सारी कंपनियां एक साथ कोलैप्स नहीं हो सकती. अब आई गेट योर पॉइंट कि आप बोल रहे हो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं एक कंपनी में क्यों लगाऊं और क्यों ना मैं बहुत सारी कंपनीज में लगाऊं, और वो एक कंपनी अगर कोलैप्स कर गई तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा. करेक्ट. अब वो डूबेगा कब? 20 साल बाद. आपने बोला 20 साल बाद, तो आपको जब डूब रहा होगा वो एक दिन में तो जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, अभी आप 20 साल का रिकॉर्ड देखो, वो 20 साल में कितना ग्रो कर गया. जब भी जाएगा, जब भी गिरेगा, आपको उससे पहले एक मौका मिलेगा निकलने का, तब आप निकल सकते हो. हैविंग सेड दैट, होता क्या है, लोग सोचते हैं कि हम 10 कंपनीज में लगा दें, 15 कंपनीज में लगा दें, 50 कंपनीज में, जस्ट सो कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. लेकिन जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो या जिस कंपनी में आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो, उसको तो आप इनसाइड आउट जानोगे तभी लगाओगे. अंदर से भी जानोगे, बाहर से भी जानोगे, लोगों का परसेप्शन भी जानोगे, तभी पैसा लगाओगे. ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके लगा दिया 1 करोड़ रुपया. और आपने जब 1 करोड़ रुपया लगाने का सोचा होगा उस कंपनी में, तो उसके पॉजिटिव्स भी जानते होगे और नेगेटिव्स भी देखे होगे. ठीक है. एक चीज होती है जब सिस्टमैटिक रिस्क होता है. सिस्टमैटिक रिस्क होता है जब वो मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी कैन टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स डाउन, इकोनॉमी गिर गई, ये सब हो गया, तो वो सिस्टमैटिक हो गया. ठीक है, उसमें सब शेयर गिरेंगे. लेकिन एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है जिसमें कि सिर्फ कंपनी गिरती है और बाकी कुछ नहीं गिर रहा. तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मार्केट गिर रहा है कि सिर्फ वो शेयर गिर रहा है. ठीक है, तब हम एग्जिट का कॉल लेंगे. एंड ये होगा कब? 10 साल 20 साल बाद. तो तब तक अगर आपका पैसा 50 गुना ही हो गया, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे. आपको लगेगा 50 करोड़ हो गया, आप रुक जाओ. मैं आपको बोल रहा हूँ, आज आपके पास 1 करोड़ रुपया देता हूँ, आप उस पैसे को कितने देर तक होल्ड कर सकते हो बिना देखे, बिना सोचे कि मैं नहीं निकालूंगा? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये बताओ आप. जैसे सर क्या कि हमने अगर 20 साल के लिए प्लानिंग की हुई है, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने 20 साल के लिए प्लानिंग की हुई है और मैंने 20 साल के अपने एक, मान लीजिए मेरी बेटी है, मैंने उसकी शादी के लिए वो चीज़ किया हुआ है, मुझे 20 साल बाद निकालना है. जैसा आपने बताया सर कि एक वो धीरे धीरे बढ़ता है. जैसे मैं बताना चाहूँगा सर रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, 20 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, लेकिन 2017 में वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया. और एक जेट एयरवेज करके कंपनी थी, उसके शेयर आज के समय में सर बिक रहे हैं. ये दोनों बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन मैं ये दोनों जो बड़ी कंपनी उसकी बात कर रहा हूँ. तो उस पर तो आदमी को अंधा ट्रस्ट. देखो, रिस्क तो रोड क्रॉस करने में भी है. ठीक है, सेफ 100% कुछ नहीं होता. ठीक है, आप चलते चलते लोग जिम के बाहर निकलते हैं और वो गिर जाते हैं, पता चला हार्ट अटैक आ गया. उनको तो 20 साल और रहना था, 25 साल और रहना था. तो आप 100% सेफ्टी तो मत देखो. स्टॉक मार्केट का मतलब ही रिस्क है, लेकिन फिर रिस्क है तो इश्क है. ठीक है ना, आप रिस्क ले रहे हो, आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो. रिलायंस कम्युनिकेशन डूबा, लेकिन वो 470 का हाई मारने के बाद ऐसा नहीं है कि 2 दिन में 10 रुपये आ गया. 3 साल लगे. आप क्या कर रहे थे? और आपने अगर 3 रुपये पे लगाया था तो 470 का मतलब कितना हो गया? 100x. आप 300 रुपये पे निकाल लेते, 200 पे निकाल लेते, 100 रुपये पे निकाल लेते, तब भी प्रॉफिट में थे. तो फिर आप तो प्रॉफिट वॉच करोगे ना. और जब वो न्यूज़ आया कि वो क्रैश करने वाली है, जब जेट एयरवेज का न्यूज़ आया कि वो क्रैश करने वाला है, तो सबको पता था. तो उस टाइम निकालो. उस टाइम तो होता है ना.
तो आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं, आप रिस्क ले रहे हो. आई एम सेइंग यू नो इट, ठीक है, नोबडी एल्स, यू नो इट. फेसबुक क्यों बना? मार्क जकरबर्ग को पता था, ठीक है. ड्रीम, क्या नाम है उस कंपनी का, वार्नर ब्रॉस, क्या करती है, पुट दिस वे, वॉल्ट डिज्नी ने जब पहला कार्टून रिलीज किया सब लोग ने तालियां बजाई, लेकिन वॉल्ट डिज्नी मर चुका था. उसके भाई ने आके क्या बोला? उसके भाई ने आके बोला कि जो चीज़ आप देख रहे हो आज, वो मेरे भाई ने 20 साल पहले देख लिया था, इसीलिए वो बना. तो लाइफ में कोई भी चीज़ 2 बार होती है, एक बार यहाँ मेंटली और एक बार रियलिटी. जब तक मेंटली नहीं होगा रियलिटी में हो ही नहीं सकता. इफ यू कांट पिक्चर 100 crores, यू कैन नेवर मेक 100 crores. तो अगर आप ये सोच के डालोगे कि मेरे को डूबना है, अब डूबोगे कम वॉट में. और अगर आप ये सोच के डालोगे कि मेरे को बनना है, तो आप बनोगे कम वॉट में. ये रियलिटी है. आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो ना, आपको वही मिलता है. अगर नेगेटिविज्म पेसिमिज्म में जाओगे तो आप वैसा बन जाओगे. ऑप्टिमिज्म में जाओगे तो हर कोई झुनझुन वाला क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि किसी के पास इतना ताकत नहीं है कि 50,000 करोड़ देख ले. वो प्रॉब्लम ही यही है. 100 करोड़, अरे हमारा काम डन है भाई. ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बनारस से आई है मुझे. ये मुझसे, मैं किसी को बोल दूं कि आप बैठे रहो, क्यों जल्दी है? लोगों ने एक परसेप्शन बना रखा, मेहनत करके पैसा कमाना है. अरे देयर इज स्मार्ट वर्क एंड देयर इज हार्ड वर्क. ये हमारे बुजुर्गों ने ये बताया क्योंकि उनको ये थोड़ी पता था, उनको ये पता था कि खेती करनी पड़ेगी. उनको ये थोड़ी पता था कि एआई आएगा तो एक बटन दबाएंगे और हमारा हार्वेस्टिंग हो जाएगा. ये नहीं पता था ना. तो यू नीड टू चेंज. गीता में भी यही लिखा है, द फर्स्ट थिंग दैट इज ओनली कांस्टेंट इज चेंज. बदलाव ही प्रकृति का नियम है. आप बदलते रहो, आप चलते रहो समय के साथ, आप खरबपति बन जाओगे यार. अरब तो छोटा है. रिस्क है तो इश्क है, एंड बदलाव इज द ओनली कॉन्सेप्ट. सो whenever you put your money, make sure you watch that company at least, and that's all you need to watch. आपके पास लोग आएंगे, अरे ये 10 गुना हो गया, ये 20 गुना हो गया, ये यहाँ भाग गया, ये वहाँ भाग गया. तुम्हारी कंपनी अगर 20% दे रही है ना, 10% भी दे रही है ना, सफिशिएंट है. तुम बस उस चीज पे फोकस करो बस, क्योंकि विद टाइम इट विल कंपाउंड. इफ यू डाइवर्सिफाई टू मच, 10 शेयर में डाल दिया, तो इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग कैसे होता है? 10,000 rupees invested into Infosys has become how much? अब आप सोचो कि Infosys जब लॉन्च हुआ था, LIC को जाके उसने बोला कि सर मेरे शेयर खरीद लो, नहीं तो मेरा IPO फेल हो जाएगा. ठीक है, मेरा IPO फेल हो जाएगा. What happened later was 95 rupees पे आया हुआ शेयर in 1995 was the most expensive share on the NSE. 8,000 rupees पर शेयर चला गया था by 2000. लेकिन वो इतना बोनस और स्प्लिट होता चला गया कि 10,000 rupees would have been more than 30 crores today. अब आप सोच सकते हो कैसे हो? नहीं सोच सकते, सोच ही नहीं सकते हो, पैरेलली नहीं बैठेगा. तो प्रॉब्लम यही है कि इंसान सोच नहीं सकता. 1 करोड़ की बात चल रही है. अगर हम 10 कंपनी में 10-10 लाख रुपए हमने डाल दिया, या किसी एक कंपनी में 1 करोड़ डाल दिया, तो ऑब्वियसली किसका ज़्यादा एक्सपेंशन होगा? मैम मैंने 10,000 का एग्जाम्पल लिया, उसको 1 करोड़ कर लो तो वो 30 करोड़ कितना हो जाएगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैम आप खुद बताओ, आज आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपके पास 10 शेयर हैं एट रेट 100, 1,500, 200, 300. ठीक है, एक में आएगा 100 शेयर, एक में आएगा 500 शेयर, एक में आएगा 1000 शेयर. विल यू बी मोर इंटरेस्टेड वेयर यू हैव 1 शेयर in which you have invested 1 crore and you have 10,000 shares of it, or you have 1,000, 2,000, 1,500? ये what happens is, जब आपके पास एक शेयर के 10,000 शेयर होते हैं, 100 रुपए भागा तो पता है कितना बना? 10,000 into 100 is 10 lakhs. Now beauty of compounding lies there, कि आपके 10 लाख बन गए. आपको समझ में नहीं आएगा ये हुआ कैसे. 10 लाख बन गए. आप सोचते थे कि बाप रे बाप, हम तो क्या ही सोचते थे कि इतना मेहनत लगेगा, इतना टाइम लगेगा. ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग लाइज विद नंबर्स. 100 का 10 होता है, कितना परसेंट गिरा? 90% गिरा.
अब 10 का शेयर वापस 100 होता है तो कितना परसेंट चढ़ा? 10x हो गया, 1000 टाइम्स चढ़ गया वो, 1000%, 10x हो गया वो. एंड दैट लाइज, देयर लाइज द ट्रिक कि अगर कोई चीज गिर रही है तो भी आप कांस्टेंट रहो, चढ़ रही है तो भी आप कांस्टेंट रहो. एक टाइम के बाद ये होता है कि आपका जो 200 का शेयर वो 500 हो जाएगा. तो 200 का 10% कितना होता है? 20 रुपया. 500 का 10%, 1000 का 10%, 5000 का 10%. जिस दिन 5000 का शेयर हुआ उस दिन 500 रुपये आपका बढ़ गया. तो इसका मतलब कितना? आपका तो 10x हो गया ना. देयर द ट्रिक. तो आप तो सोचते रह गए, अरे ये तो मेरा 10 गुना हो गया, मतलब 10 लाख लगाए थे वो तो एक एक दिन में भाग रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मारुति का एग्जाम्पल दिया था कि आज वो 16,000 का शेयर है, लेकिन किसी जमाने में 200 का शेयर था. एक दिन में ही 200 चढ़ जाए तो उसका पैसा तो उसी दिन डबल हो गया ना. So in today's times, how do you find the next Infosys or next Wipro? See ma'am, I am not into finding multibaggers. I just look around and observe. जो चल रहा है वो बिक रहा है, और जो बिक रहा है उसी को फॉलो करना है. ठीक है. तो मेरे को आज इस डे एंड एज में अगर मुझे ये दिख रहा है कि AI चल रहा है and AI is the future, I'll bet on AI. बहुत सिंपल है. इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है? AI कौन सी कंपनी आज पूरी दुनिया, अडानी, अंबानी डेटा सेंटर्स क्यों बना रहे हैं? मैं डेटा सेंटर पकड़ लूंगा. तो बस वी हैव टू लुक अराउंड कि क्या द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग हैपनिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग मूविंग, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग दैट विल कम टू यू दैट यू थिंक कैन वर्क. आज आपको सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्चा दिख रहा होगा, हिंदुस्तान कर रहा है. एक ड्रोन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? ऑटोमेशन वहां आ रहा है, ड्रोन कंपनीज खरीद लो. बहुत सिंपल चीजें करनी होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती. Who are your 3 gurus that you follow? मैम मेरा कोई गुरु एज सच तो नहीं है. आई रेड अबाउट वॉरेन बफेट, आई रेड अबाउट फाइनेंस, रिच डैड पुअर डैड. आई कीप रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यूज. लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, वो यही है कि जो स्लोली है ना वही बड़ा होता है. जो पेड़ बड़ा होता है ना वो बहुत धीरे ही होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता. तो मेरा यही गुरु मंत्र है, भाई धीरे चल. एंड एज आई सेड, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, कुछ नहीं मिलना. तो अगर आपके पास, मेरा पैशन है वैसा. सब लोग कहता है वो करो जो आपको पैशनेट हो. तो अगर इफ समवन इज अ डॉक्टर एंड शी वांट्स टू डू पेशेंट्स, डू इट. मनी विल बी अ बाय प्रोडक्ट. अब मेरा प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट ही पैसा है, एंड दैट इज व्हाई आई एम इनटू फाइनेंस. तो मेरा गुरु बस इतना ही है कि कुछ नहीं लेके आया, कुछ नहीं लेके आया. डोंट अटैच योरसेल्फ टू थिंग्स, स्पेशली मटेरियल थिंग्स. घर, गाड़ी, घोड़ा सब आ जाएगा. इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. क्योंकि अगर एक बार पैसा बन गया ना तो फिर वो खत्म नहीं होता. तो वो जो पेड़ है, वो पेड़ को आप ग्रो करने दो, और वो ग्रो होते होते आपके पास इतना हो जाएगा कि आपका पैसा खत्म नहीं होता, प्रोवाइडेड यू डोंट बाय थिंग्स सो कॉल्ड एसेट्स जो आप एक दिन में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ खर्चा कर देते हैं घर, गाड़ी, घोड़ा में. आई एम absolutely against it in the initial years. Yes, once you have that 50s 45 50 के रेंज में पहुंच गए, आप घर खरीदो नहीं महल खरीद लो, वो कोई इशू नहीं है, प्रोवाइडेड you get that much of capital with you. You know Nikhil Kamath, Zerodha के founder, he kept on saying house is a liability and not an asset. Can you tell me the net worth of Nikhil Kamath? Net worth of Nikhil Kamath? It does. It absolutely does matter. Right then and there it matters, because it is peanuts for him to spend 10 crores or 100 crores. So what is it that finance gurus tell us what to do, but they don't follow what they are saying? It's about perception. They are following what they are saying. It's like Nikhil Kamath is worth billions. He can afford 20-50 crores less, like peanuts. My point being कि आप जब घर खरीदते हो, आपके पास 1 करोड़ आ गया, आपने घर खरीद लिया उस 1 करोड़ का. उसने घर कब खरीदा? जब उसके पास 50,000 करोड़ पड़े हैं. उसका नेट एनुअल सैलरी इज 200 करोड़, उसका प्रॉफिट इज 4,000 करोड़. कम ऑन, विद 4,000 करोड़ यू कैन ऑलवेज अफोर्ड अ 40 करोड़ का हाउस हियर. And just because he's bought a house doesn't mean that he's not sticking to it. It's still saying, don't buy the house. Why? Because people क्या करते हैं, अगर मेरे पास 1 करोड़ है, नहीं, जब आपके पास 10 करोड़ है तब 1 करोड़ का करो.
जब आपके पास 100 करोड़ है तो 5 करोड़ का सोचो। प्रॉब्लम क्या है, आज मेरे पास है 1 करोड़, डाउन पेमेंट में 50 लाख दे देंगे और 5 करोड़ का लोन ले लेंगे, अब करते रहो 20 साल फिर बैल। What if किसी के पास 1 करोड़ है and they want to buy a house of 25 लाख? अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो कि 1 करोड़ है और 25 लाख रुपए लगाने हैं, नाउ देयर यू आर अफेक्टिंग कंपाउंडिंग। 1 साल अगर वो पैसा 15% पे ग्रो किया, 1 करोड़ रुपया 15% पे ग्रो करता है इन एन इक्विटी इन्वायरमेंट, NSE, BSE या जो भी है, अगर आप इक्विटी रिटर्न्स देखते हैं ऑन एवरेज 15% आता है, तो 15 लाख रुपए ग्रो किया, ठीक है, कंपेयर्ड टू 75 lakhs, growing 15% is how much? 10 lakh. You're letting go of 5 lakhs just to make your house, and that too at a young age. Why do you want it when you're a 20 or a 30? Do it when you're a 50 or a 60. You think it's convenient, but it's not convenient. Convenience is whenever I want to move out, I move out. Whenever I don't have to bother about leakages, tap changes or electricity failures. I don't have to worry about maintenance. मेरे को नहीं समझ में आया, मैं नहीं दूंगी, खत्म. I can move out to somewhere else. That is freedom. Convenience is when you know कि अब इसी घर में 20 साल नहीं 100 साल रहना है. That is when you shouldn't decide at the age of 20. I think you should decide at the age of 50 where do you want to stay, because that gives you more clarity. You're more maturer. You know where your people have gone, your folks, your brothers, your sisters, your bhai, your behan, your bachas. Everybody will be into their places by then. Then you will know कि यार आज कितने लोग बनारस में ही कितने लोग ओल्ड एज होम्स की तरह रह रहे हैं। मेरे सोसाइटी में है, बच्चा अमेरिका में है, वो दाह संस्कार करने नहीं आ पा रहा है, वो बोल रहा है अब जला दो बॉडी को। अब वो किसके लिए है? बच्चा को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उसको अजनबी बना दिया। व्हाट इज द पॉइंट? कम से कम पैसा होता तो भूत भी आता उनका। अब तो बच्चों के नाम सब कर दिया। मेरा है कि इतना बड़ा बनो ना कि लास्ट एंड द फर्स्ट ऑफ योर जनरेशन एंड योर नेक्स्ट जनरेशन नो यू, कि भाई इनसे अगर सटे रहे तो हमारा कल्याण है। और वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर बिग, नहीं यू आर ह्यूज, एंड दैट्स व्हाट योर टारगेट शुड बी। आप छोटे छोटे चीज़ों में मत जाओ। एक घर ले लिया, एक गाड़ी ले ली, क्या पा लिया? आप 1000 करोड़ का बैलेंस टारगेट करो ना। अगर जिस दिन वो आ गया, आपकी घर और गाड़ी में क्या आएगा? 2 सेकंड में आ जाएगा। It's also about age versus experience. Meaning to say, if I might enjoy buying maybe a luxury, a semi-luxury car when I am say 30 years of age, 35 years of age, but not when I am 55 years of age. Wo enthusiasm to go on a vacation goes down because I've seen my parents, I've seen my grandparents, I've seen people around growing old and losing that interest, that charm. So ठीक है, I could invest my money of, let's say I want to buy a car of 20 lakhs. I don't buy it now thinking 20 lakhs will grow and become say 1 crore a day. So 20 lakhs could get me to 1 crore someday. But that 20 lakhs could also get me a car right now at the age of 30, which I could enjoy potentially for the next 7, 8, 10 years. And this life will not come back. So YOLO or no YOLO? Your goal is to buy a car, right? My goal is to enjoy life. Fine. Goal is to enjoy life by through buying a car. जनरल परसेप्शन ये है, जिस दिन गाड़ी आ जाती है उस दिन आधा मजा खत्म हो जाता है। जस्ट बिकॉज यू कुड अफोर्ड इट, द किक गोज, दैट इज अ फैक्ट। आई हैव बॉट मैनी कार्स, बट जिस दिन गाड़ी आती है किक गोज, कि अब तो अफोर्ड कर लिया ना, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट बिगर, व्हाट मोर टू अचीव। नंबर 1 इज दैट। इवन हैविंग सेड दैट, इफ यू स्टिल वांट अ कार, आपकी गाड़ी 20 लाख की है, व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड 20 lakhs राइट देन एंड देयर? ठीक है, can you generate, let's say, what is the rate of return you're generating from, let's say, 1 crore का कॉपस? करेक्ट, 1 crore का कॉपस से आप कितना जनरेट कर रहे हो? 15 lakhs? 15 lakhs is what I said. मैं सिंपली बोल रहा हूँ, आप उससे 2 लाख रुपए निकाल लो साल का 2 लाख निकाला, यू आर नॉट इफेक्टिंग कंपाउंडिंग मच। 2 लाख रुपए में आपको डाउन पेमेंट हो जाएगा। 90% का लोन ले लो, 90% का लोन ले लो।
7 year का 10 year loan. It is the cheapest loan. Car loan and home loan are the 2 cheapest loans available in the market. अगर मान लेते हैं कि 18 लाख का लोन आया, your EMI would turn out to be anywhere around 20,000 rupees, 25,000 rupees. अगले साल फिर 2 लाख रुपए निकाल लेना, ठीक है? That takes care about 25,000 में देख लिया तो that takes care about 6 months or 7 months, and the rest you work for it. 20,000 एक्स्ट्रा डाले हैं तो भाई उसको देने हैं, and that's मतलब वो कैलकुलेशन ये है कि मेरा जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फॉर पुलिंग आउट 2 लाख रुपीज अ मंथ रादर देन पुलिंग आउट 20 लाख रुपीज. 20 लाख रुपीज निकाल लिया तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन 2 लाख रुपीज एनुअली निकाला तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. विद दैट सेम 1 crore वर्किंग फॉर मी, माई कार एंड एवरीथिंग एल्स, एंड द स्ट्रेस डजंट एग्जिस्ट बिकॉज भाई जब मेरे को क्लोज करना है तब क्लोज कर सकते हैं, तो वाई डू यू वांट टू क्लोज इट एनीवे अर्लियर. जितना कम पैसा मैं अपनी जेब से लगाऊं उतना कम स्ट्रेस है ना. गाड़ी आने से मतलब है, और 6 साल 7 साल चल गई तो हो गया मजा. I'll give you options, आपको एक बताना है, ठीक है? गोल्ड इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो एक्सपेरिमेंट. गोल्ड. कैश अंडर मैट्रेस और मनी इन म्यूचुअल फंड. मनी इन म्यूचुअल फंड. मॉर्निंग चाय ऑन घाट और मॉर्निंग कॉल फ्रॉम ब्रोकर. मॉर्निंग चाय. सारी बिजनेस और स्टॉक बिजनेस. स्टॉक बिजनेस. शिव की आरती और EMI की पार्टी. शिव की आरती. रिक्शा राइड और BMW राइड. बनारस में रिक्शा राइड. UPI ट्रांसफर और उधार लिख लेना. यूपीआई ट्रांसफर. बनारसी ठंडाई और कॉर्पोरेट कॉफी. बनारसी ठंडाई. महादेव का ट्रस्ट और मार्केट का ट्रेंड. महादेव का ट्रस्ट. Now tell me what's more predictable, बनारस का ट्रैफिक और the stock market? बनारस का ट्रैफिक. More predictable. जाम ही है. Who gives better tips, your CA और पान वाला? समा पान वाला. If Banaras had its own currency, what would it be called? शिव सिक्का. Wow, शिव सिक्का. Okay, which is riskier, शादी और stock market? शादी. Gold investment और बनारसी जुगाड़, which gives better return? गोल्ड इन्वेस्ट. पैसा ज्यादा important या peace on घाट? डिपेंड्स एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ आर यू इन. If गंगा मैया gave financial advice तो क्या कहती? गंगा मैया गिव फाइनेंशियल एडवाइस. फाइनेंशियल एडवाइस, मेरे अंदर सिक्के मत फेंको. या बहाव, कंसिस्टेंसी, यू कैन से दैट. गंगा मैया कहते तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जैसे हम लॉन्ग टर्म सदा के लिए, वैसे सदा के लिए कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी. चीयर्स.